नमस्कार। एडविस्टा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है फिर से, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं सभी का। लास्ट क्लास अपन ने आरसी जो एम्पलीफायर था उसके बारे में करी थी। हाँ, एक दो कमेंट भी थे और कुछ बच्चों के फ़ोन भी आए थे कि सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया आरसी वाला, यही हुआ। तो समझ में नहीं आने के पीछे देखो दो चीज़ें रहती हैं। पहला तो सबसे मूलभूत कारण ये है कि अपन ने जो आरसी वाला पढ़ा था, कौन सा था आरसी वाला? हाँ, ये जो हमने पढ़ा है कैस्केडिंग वगैरह, इसमें देखो किसकी क्या क्या पढ़ना जरूरी था। यहीं से बात हो जाती है, मिलर थ्योरम से अपन सारी बातें कर लेते हैं, यहीं से बात कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता दूं आपको, मूल कारण क्या था। पहला तो जो नेटवर्क थ्योरम्स थी वो आपने अच्छे से पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन नेटवर्क थ्योरम से पहले भी आपके पास सर्किट के बारे में दो चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसको समझने के लिए अपन को क्या करना, भी लेक्चर हो गया, अब आपको क्या करना उसमें बताऊं। एक तो कैपेसिटर है, इंडक्टर है और रेजिस्टेंस है। इन तीनों के आप सर्किट सॉल्व करना, 12th क्लास में दे रखे तीनों के सर्किट, वो सॉल्व करना। और उनका क्या बिहेवियर रहता है, लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटेंस का क्या बिहेवियर रहता है, इंडक्टेंस का क्या रहता है और रेजिस्टेंस का क्या रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे तीनों का क्या रहता है, सर्किट का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। एक तो थोड़ा सा आप वहां से पढ़ना, वो बेसिक पढ़ लेना। उसके बाद ये जो मिलर थ्योरम है, ये हालांकि तुम्हारे यहाँ फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ फर्स्ट जो मिलर थ्योरम्स थी वहाँ नहीं करवाई। हाँ, थी इतनी सी सिंपल सी कि जो निवेश और निर्गम में कोई जो कॉमन आपके पास कैपेसिटी इफेक्ट होता है, उसको इसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करके उसका एक इफेक्टिव पार्ट C/1 से यहाँ जोड़ देते हैं और एक दूसरा पार्ट यहाँ जोड़ देते हैं। ये धारिता होती है। ये धारिता जो जुड़ती है वो यहाँ जो इसका इनपुट इम्पीडेंस होता है उसके पैरेलल में जुड़ती है। ये जो धारिता जुड़ती है इसका आउटपुट रेजिस्टेंस होता है उसके पैरेलल में जुड़ती है। बस इतना सा ही काम था अपने पास, ठीक है। अब लो पे क्या होता है, हाई पे क्या होता है, इनका बिहेवियर वो आप थोड़ा सा जरूर पढ़ें। पहला काम तो यहाँ दिक्कत रही पढ़ने में। दूसरी जो चीज रही इसमें आपके समझने में, दूसरा ये वाला, ये जो आपने डायग्राम बनाया यहाँ पर, सिंपल डायग्राम जो भी बना आपके पास, एच पैरामीटर इक्विवेलेंट जो आपके पास सर्किट्स थे उनको आप बनाना सीखें। आपके पास इक्वेशन है एच पैरामीटर के, दो इक्वेशन आते हैं, उनसे आप कैसे सर्किट डिजाइन कर सकते हैं वो जरूर आप सीखें। इसमें एक बात जरूर मैंने बताई थी, चलते चलते बोली थी कि इसके लिए दो चीजें नेग्लिजिबल होते हैं, HRE और HOE। तो आपको इस सर्किट में अगर HRE मिलता तो आपका देखा जो आपने देख रखा था वैसा सा सर्किट आपको यहाँ दिख जाता, लेकिन आपको सिंपल यहाँ HI मिलके तीसरी हो गई, है ना। और HI भी आपने यहाँ जोड़ रखा था, आपको ध्यान नहीं था, तो वह इसका थोड़ा सा ध्यान दे। HRE और HOE को अपन हटा देते हैं तो सर्किट कैसा बनता है, सिंपल किरचॉफ के नियम लगा के आप सोल्व करना शुरू करें, ठीक है। अगली जो बात थी वो ये थी कि फ्रीक्वेंसी का हम इसी पार्ट में पहले स्टडी करते आए हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी पे जो बिहेवियर होता है और हाई फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर होता है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। और बात कर रहे थे तो क्या था कि सर्किट कैसे हैं, ये दो सर्किट हैं। अब आप देखोगे कि सर इसमें इतने सारे रेजिस्टेंस हैं, वो कैसे कहाँ गए, उनकी बात आज करेंगे अपन। ये बाइसीकरण का मामला है, हालांकि टॉपिक आपके पहले दे रखा है इसलिए पहले पढ़ा दिया, इनका कोई रोल नहीं था। हाँ, ये जो कैपेसिटर था ये कपलिंग कैपेसिटर था, ये रेजिस्टेंस था, लोड रेजिस्टेंस था। इन दोनों के थ्रू आप इसमें वापस से फीडबैक कर रहे थे, अगले ट्रांजिस्टर को दे रहे थे अगले स्टेज में, और फिर आपको क्या मिल रहा था, इसका एम्पलीफिकेशन यहाँ मिल जाता है। सिंपल सा होता है। ये बाइसीकरण क्या होता है वो जस्ट आज वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो होप्सो आज वाला टॉपिक पढ़ने के बाद आप दोबारा इस पे जाओगे और ये आपके पास ट्रांजिस्टर्स हैं, आप इनको जरूर पढ़ें, क्योंकि BSc वाले सिलेबस में ट्रांजिस्टर नहीं दे रखे आपके, केवल सीधा डायरेक्ट एच पैरामीटर एम्पलीफिकेशन, सॉरी एच पैरामीटर से उनका सॉल्यूशन है वो दे रखा है आपके पास, सिंपलीफिकेशन दे रखा है, ठीक है। इसलिए आप इसको पढ़ने से पहले बीच में जो चीज आपके पास बच जाती है उसको कंप्लीट करें। 12th क्लास में आपके ट्रांजिस्टर दे रखा है, आपको पूरा पता होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं एक क्लास इन ट्रांजिस्टर्स की सारी समझा दूंगा, लगा दूंगा। फिर भी नहीं आता तो कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा समझ में। नहीं आएगा तो अपन खड़े ही हैं, आप तो बताते रहा करो बस ऐसे कि सर ये समझ में नहीं आया, यहाँ नहीं आया, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर आप जरूर पढ़ें, और उसमें भी बेसिकली कॉमन एमीटर जो एम्पलीफायर है उसको तो पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। इनपुट जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कंप्लीट पढ़ें आप। हालांकि आज थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, क्यों? क्योंकि आज वाला मैं इसमें पढ़ाऊंगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से आज वाले टॉपिक में आ जाएंगे, तो अपन पढ़ लेंगे थोड़ा सा बेसिक से।
तो वो जरूर पढ़े। आपको केवल ट्रांजिस्टर का काम देखना है। ट्रांजिस्टर जैसे आप कॉमन एमीटर पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा किस काम आता है। ये इनपुट में जो वोल्टेज या इनपुट में जो करंट लगाते हो उसको एम्पलीफाई करके देता है। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ा चढ़ा करके देता है आपको, उसका कई गुना करके आपको आउटपुट दे देता है। तो यही काम होता है इसमें। क्या इनपुट में जो भी आप यहाँ लगाओगे ये बढ़ा करके यहाँ दे देगा। अब ये मिलेगा कहाँ? इसके लोड पे मिलेगा, क्योंकि कॉमन एमीटर तो आउटपुट कहाँ मिलेगा आपको? लोड पे मिलेगा। उसका हिस्सा कहाँ लगेगा? वो इसके इनपुट में लगेगा। ये उसको फिर से क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा। यहाँ लोड पे मिलेगा, अगले लोड पे, और इस सीसी के थ्रू अगले में इनपुट यहाँ उसमें लग जाए और वो एम्पलीफाई होता जाएगा। ये काम इसका करना होता है। लेकिन अब ये होता है कि सिग्नल जो होता है, हम ये देखना चाह रहे थे कि फ्रीक्वेंसी का क्या रिस्पॉन्स रहता है, कि कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दे क्या उसको भी एम्पलीफाई कर देगा, या हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दे क्या उसको भी एम्पलीफाई कर देगा। हमें ये देखना था। मिड फ्रीक्वेंसीज को तो ये करता है क्योंकि ऑडियो एम्पलीफायर होता है ये कॉमन एमीटर वाला। तो हम उसका ये रिस्पांस देख रहे थे कि लो पे और हाई पे ये कैसे काम करता है। तो लो हाई पे ये जो कैपेसिटर ये वाला तो हमें दिख ही रहा है, लोड रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। ये तो क्या है? ये कपलिंग कैपेसिटर है, इसके और इसके बीच में जोड़ता है। तो ये इसका मान ज्यादा लेते हैं, मैंने बताया था इसका मान ज्यादा लेते हैं। और एक जो ट्रांजिस्टर बनता है एनपीएन जंक्शन से, है ना, तो उनके भी इफेक्टिव होते हैं कैपेसिटिव इफेक्ट। तो बेस और कलेक्टर जंक्शन के बीच में जो कैपेसिटर होता है वो भी अपना एक इफेक्ट रखता है, कैपेसिटिव इफेक्ट, उस जंक्शन का इफेक्ट होता है। उसको अपन ने क्या किया? तोड़ करके एक इनपुट में एक आउटपुट की तरह कंसिडर कर लिया, और वो वहां पैरेलल में लगेगा। हमने बताया था ये यहाँ किस में लगा? सीरीज में लगा, ठीक है ना, वो पैरेलल में लगेगा, ध्यान देना। और लोड क्या रहता है? लोड एक तरह से यहाँ इसके साथ लगा करके यहाँ पैरेलल में लोड यहाँ से आउटपुट लेकर के सीसी के थ्रू आगे भेजते हैं। तो सीसी से पहले यहाँ लोड को आप ऐसे लगा सकते हैं जो अगले सर्किटों में अपन ने लगाया है, ठीक है। फिर उसमें से जो आउटपुट रहेगा वो सीसी के थ्रू आगे ट्रांसफर होता है। अब वो जो कैपेसिटिव इफेक्ट है वो कहाँ? अगले वाले का जो कैपेसिटी होता है इनपुट में, उसके पैरेलल में लगता है। उन कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, ये अपन जानते हैं। वहां कैपेसिटिव इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी होता है। तो बहुत कम होने के कारण क्या स्थिति रहती है कि लो फ्रीक्वेंसीज पर वो क्या करते हैं? ओपन की तरफ बिहेव करते हैं। और क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी भी लो, सी का मान भी लो, तो 1/fc क्या हो गया? बहुत कम हो गया, सॉरी बहुत ज्यादा हो गया। तो अब वो क्या करेंगे? अपने में से बाईपास नहीं जाने देंगे। तो इस लोड के सिरों में जो वोल्टेज है वो जस्ट इसके इनपुट में लग जाएगी, ये उसको एम्पलीफाई कर देगा। समझ गए बात? अब ये स्थिति आपके पास रहती है। तो और हाई फ्रीक्वेंसी पे ये उसको क्या, सॉरी लो फ्रीक्वेंसी, हाँ हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है? ये आपके पास किसका बिहेव करता है? सी का मान इसका भी ज्यादा है, एफ ज्यादा, तो 1/fc बहुत ज्यादा हो गया। तो ये क्या करता है? सीधा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो क्या करता है? 1/fc बहुत ज्यादा होने से शॉर्ट की, तो सिंपल यहां से चला जाएगा। लेकिन वो जो है वो क्या करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी पर उनके साथ क्या स्थिति होती है? हाई फ्रीक्वेंसी पर वो क्रिएट करते हैं प्रतिबाधा ज्यादा, क्योंकि उनका सी तो कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ाओगे तो 1/fc क्या होना शुरू हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। बढ़ावा तो था ही, एफ तो पहले कम था, तो सी तो था ही ना आपके पास कम, एफ कम था, सी भी कम था, तो 1/fc होती है उनकी इंपेडेंस। ध्यान देना, 1/2πfc ओमेगा सी होती है। तो ओमेगा भी कम है, यानी एफ भी कम है और सी भी कम है, तो इंपेडेंस क्या हो गई? ज्यादा। और वो पैरेलल में लगा, कोई सिग्नल आएगा इसमें क्यों जाएगा? क्योंकि ज्यादा है, यहाँ पे नहीं जाएगा, तो वो बाईपास निकल जाता है, सीधा निकल जाता है। अब कह रहे हो कि अब फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी, तो इस एफ का मान बढ़ गया, तो इसकी इंपेडेंस कम होना शुरू हो गई, तो वो सिग्नल आएगा इसमें से बाईपास होना शुरू हो जाएगा, आगे जाना कम हो जाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी को फिर ये ऐसे बाईपास करता है, गेन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लो फ्रीक्वेंसी पे ये वो तो नहीं करते, वो तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी की इसकी इंपेडेंस अच्छी खासी हाई हो जाती है, इसलिए ये रोकना शुरू कर देता है उसको। समझ गए? तो लो फ्रीक्वेंसी पे ये रोकता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे उसके पैरेलल में जो इसका कैपेसिटर होता है वो रोकता है। बस यही हमें देखना था और कुछ नहीं देखना था। हमने एक सिंपल जो ट्रांजिस्टर था, इस एक स्टेज का ही अपने एम्पलीफिकेशन किया, क्योंकि वही सेम आगे रिपीट होना है। तो एक स्टेज का ही हमने कर करके देखा है कि मिड फ्रीक्वेंसी पे क्या स्थिति रहेगी। ठीक है, मिड फ्रीक्वेंसी पे आपके पास क्या है? HRE OE तो छोड़ दो आप, तो मिड फ्रीक्वेंसी पे RL रहता है, C अपने पास बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता नहीं है, जाने देता है आराम से, तो RL रहेगा, RL यहां लग जाता है। ये HI कहां से आया? ये जो अगली स्टेज का एम्पलीफायर है उसकी इनपुट है, जो ये वाली HI, समझ गए? ये अगले की यहां लगे, तो यहां से जो आउटपुट हो इसके थ्रू इंप्लीमेंट हो जाएगा अगले पे, ठीक है, और वो आउटपुट हमें मिलेगा जो हमने देख ही लिया था। अब उससे आगे लो फ्रीक्वेंसी पे हम कह रहे थे, लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? ये सीसी काम करना शुरू करता है, ये इफेक्टिव हो जाता है। लोड रेजिस्टेंस मैंने बताया, लोड रेजिस्टेंस से जस्ट आगे कौन लगेगा? सीसी लगा हुआ है सर्किट में, तो सीसी क्या करता है? हाई इंपेडेंस पैदा करता है लो फ्रीक्वेंसी पे, हाई इंपेडेंस पैदा करता है, तो यहाँ ये रोकना शुरू कर देता है वोल्टेज को। जो RL के सिरों पर वोल्टेज मिलती है वो अब टोटल इसके और इस HI के दोनों के मिला के सिरे पे लगी, तो ये तो पैरेलल में है, तो ये उसमें तो ब्लॉक करता है, बची हुई वोल्टता HI पे लगती है, वो अगले के इनपुट में जाती है। जो एक्चुअल में जो RL के सिरों पे मिली थी वो पूरी की पूरी आगे नहीं आई, इसलिए एम्पलीफिकेशन क्या हो गया?
गेन कम मिलना लग गया। इसलिए ये क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी पे गेन को, हाँ, एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक ही आपके पास मिलता है, उसके बाद 70.7% तक मिलता है, उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है। ये सिंपल सी बात थी, फ्रीक्वेंसी कम करते जाते, तो ये हमने निकाल ही लिया सारा का सारा मान। दूसरी चीज उच्च आवर्ती वाला, उच्च आवर्ती वाले में हमने क्या कहा कि ये जो सीसी लगा था युग्मन वाला, इसकी इंपेडेंस क्या हो जाएगी, बहुत कम, ये सीधा का सीधा शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो सारा का सारा जो पहले वाले का आउटपुट था वो किस पे आ जाता है, लोड पे आ जाता है, लोड पे आ गया। अब लोड पे आने के बाद सारा का सारा आउटपुट कहां लग जाना चाहिए था, दूसरे के इनपुट में, लेकिन दूसरे के इनपुट में पैरेलल में क्या लग गया, उसके जो कैपेसिटिव इफेक्ट था, उसकी जो इनपुट और आउटपुट बेस और कलेक्टर के बीच वाली जो हमने मिलर थ्योरम से बांटी थी धारिता, बांटी थी ना, वो धारिता यही तो है, इसके बेस और एमिटर की धारिता, और उसके पैरेलल में कौन, बेस और कलेक्टर के जो मिलर थ्योरम से आपने बांटी वो धारिता का मान C × 1 - A। तो वो दोनों का कंबाइंड क्या था, CD निकाला था अपन ने शुरू में, वो CD कहां लगा, इसके इनपुट में तो लगा है। तो अब इस CD का मान कम होना शुरू हो गया, सॉरी CD के कारण इंपीडेंस का मान शुरू होना कम हो गया, कम होना शुरू हो गया हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो क्योंकि 1/f से f बढ़ाओगे तो इसका मान क्या होना शुरू हो गया, फिर कम होना शुरू हो गया। तो ये कम होना शुरू हो गया, तो जो इतनी एक्चुअल में यहां लगी थी वोल्टेज आउटपुट में, पहले से एम्पलीफाइड वोल्टेज यहां आरएल के थ्रू यहां लगी थी, अब वो डायरेक्ट ट्रांजिस्टर में नहीं जाएगी। क्यों, ट्रांजिस्टर में इनपुट में जाने से पहले ये बाईपास करना शुरू कर देगा उसमें कुछ पार्ट। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे इसकी इंपेडेंस कम होती जाएगी और ज्यादा पार्ट यहां से बाईपास होना शुरू हो जाएगा। तो आउटपुट में फिर सॉरी यहां इनपुट में क्या लगेगा, फिर अगली स्टेज के इनपुट में क्या लगेगा, कम लगेगा। इसलिए गेन क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। बस इतना से तो काम था इसमें। और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है फिर वो हमने निकाल ही ली, इंपेडेंस कैसे होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कट ऑफ क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ही ली, जिसपे गेन क्या हो जाए आपके पास, ठीक है, 1/√2 जाए। इसमें और था क्या, मेरे को ये समझ में नहीं। हाँ, अब जब ये सारी चीजें चेंज होती है तो फेस जरूर चेंज होता है, फेस, क्योंकि कभी वो कैपेसिटर इफेक्टिव है, कभी ये कैपेसिटर इफेक्टिव, और आप जानते हो जब कैपेसिटिव या इंडक्टिव पार्ट इफेक्टिव होता है तो करंट और वोल्टेज में चेंज आना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो बात? आपने पढ़ा था कि कैपेसिटर में करंट आगे रहती है, इंडक्टर में करंट पीछे रहती है, वोल्टेज आगे रहती है, वोल्टेज पीछे रहती है, पढ़े थे ना? तो वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप 12वीं पढ़ चुके यूं मानो, है ना, आपकी तैयारी हो चुकी है, आपने टेस्ट भी दे दिए हैं अच्छे से। तो इसका मतलब वो इफेक्ट यहां दिखेंगे आपको, वो जो कैपेसिटिव इफेक्ट दिखते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो भी देखने को मिलता है। तो एक 1 जो पाई है वो तो किसके कारण है, ट्रांजिस्टर के कारण है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में कॉमन एमिटर के कारण ऐसा है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आपको दिखता है इधर और उधर, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी वे, वो किसके कारण दिखता है, कैपेसिटर इफेक्टिव हो जाते हैं। एक बार युग्मन वाला वहां पे, और यहां वाला कौन सा, जो धारितीय इफेक्ट है ट्रांजिस्टर का, वो वाला, उसके कारण ये इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए फेज में चेंज आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये इतना सा ही तो था। और बताओ क्या था इसमें, जो आपने देख लिया, गेन आपके पास है ही। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ें जरूर, ये ध्यान दें थोड़ा सा। हाँ, आज अपन पढ़ते हैं अगला टॉपिक, बहुत सिंपल सा है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, समझ गए? बहुत सिंपल सा और प्यारा सा टॉपिक है। क्या है? बाइसिंग है और स्टेबिलिटी है। बाइसिंग अपन करें, जब ये अपन ने बात करी ना कि भाई गाड़ी तो घर पे ले आए, क्या करें, स्टार्ट तो करना पड़ेगा, पहले गियर डाल दो, हाँ स्टार्ट करें उसको, फिर उसमें पेट्रोल जो डला है उसके कारण फिर आप गियर डालोगे, फिर वो चलेगा। कौन से गियर डालोगे तो कितनी स्पीड में जाएगी, एक्सीलेटर दबाओगे, सारा काम होगा। चाबी घुमाई नहीं, एक्सीलेटर दबाते रहो, ब्रेक दबाते रहो, गियर कल पलटते रहो, क्या फर्क पड़ना, गाड़ी की वहीं खड़ी रहनी है। हाँ, तो जस्ट उसको स्टार्ट करके छोड़ने वाली जो कंडीशन होती है, न्यूट्रल में लाके छोड़ दो आप, वो क्या कहलाती है, बाइसिंग कहलाती है। कि ट्रांजिस्टर को हमें जस्ट काम में लेना है, तो काम में लेने के लिए उसको तैयार करना है कि वो तैयार हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके बीच भी एनपीएन जो ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर आप काम में लेते हो, तो उनके बीच भी जो जंक्शन इफेक्ट हैं, उन जंक्शंस को क्या करना होता है, एक विशेष तरीके से जोड़ना होता है, ताकि हम उसको जिस तरीके से काम में लेना चाहें उस तरीके से काम में ले सके। समझ गए बात अब? और ऐसे जोड़ने के 3 तरीके आपने पढ़े थे ट्रांजिस्टर को जोड़ने के, याद है आपको? कि ये जो ट्रांजिस्टर आपके पास था, हाँ, इस ट्रांजिस्टर को, जैसे कॉमन एमीटर वाला आपके पास था, कॉमन कलेक्टर वाला आपके पास है, ये तो बेस है, ये एमीटर है, और ये कलेक्टर। अपन आज इसी की बात करेंगे नॉर्मली, कॉमन एमीटर वाले की। और एनपीएन की करेंगे, किसकी करेंगे, एनपीएन की करेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का इफेक्ट ज्यादा रहता है, चार्ज कैरियर्स के रूप में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी मोबिलिटी क्या रहती है, हॉल्स की तुलना में इफेक्टिव मोबिलिटी क्या मानी जाती है, ज्यादा मानी जाती है, इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव अपने पास रहता है।
और लेते किस कौन कौन से जो आपके पास अर्धचालक कौन कौन से काम में लेते हैं उसमें, जर्मेनियम या सिलिकॉन नॉर्मली काम में लेते हैं। जर्मेनियम लोगे तो 0.3 वोल्ट हो जाएगा इसका, किसका, बेस और एमिटर जंक्शन आपके पास, और अगर आप सिलिकॉन लोगे तो क्या आ जाएगा 0.7 के आसपास आपको वो मिलेगा। ठीक है बात, ये जो जंक्शन रहती है इसका ये बात होती है। और ये जो जंक्शन, इसको दोनों में क्या कर लेते हो आप, इनपुट और आउटपुट में कॉमन कर लेते हो। ये आपके पास इनपुट होता है और ये कौन सा होता है, आउटपुट लेते हो आप। ठीक है, इनपुट करंट आपके पास IB रहती है, आउटपुट करंट IC आपके पास रहती है, और ये कौन सी रहती है, IE रहती है। यही तो रहता है सीधा सीधा सा काम। तो आपने क्या किया, इसको काम में लेने के लिए जोड़ना चाहा कि ये जो जंक्शन है इसका एक इफेक्टिव जो पार्ट था वोल्टेज के रूप में वो VBE आपके पास रहता है, और ये इन दोनों जंक्शन के बीच का जो पार्ट होता है वो वोल्टेज डिफरेंस VCE रहता है, इन दोनों के बीच का भी रहता है VBC रहता है। सीधी सी बात है। तो अब कम से कम ये जैसे आप इस ट्रांजिस्टर की डिजाइन करते हो, डिजाइन करने के कारण उनके पास जो चार्ज कैरियर की डेंसिटी में वेरिएशन होता है, उसके कारण आपके पास वहां ये पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, अवक्षय परत बन जाती है, उसका पोटेंशियल बैरियर होता है। अब इसको काम में लेने के लिए जिस तरीके से काम में लेना उसी तरीके से आप वोल्टेज यहां भी जोड़ते हो और यहां भी जोड़ते हो। 3 तरीके के आप इफेक्ट देखते हो। इसको इनपुट में वोल्टेज जोड़ते हो, जैसे वोल्टेज जोड़ी आउटपुट में आपको आउटपुट मिलना शुरू हुआ। कौन कौन से तरीके रहते हैं आपके पास, पहला तो रहता है संतृप्त क्षेत्र, कौन सा, और दूसरा कौन सा, सक्रिय, तीसरा कट ऑफ, अंतक क्षेत्र, ये तो रहता है। ठीक है, तीनों में सक्रिय क्षेत्र, हाँ ये रहता है तीनों में। क्या करते हो, ये जो जंक्शन है बेस एमिटर जंक्शन, या इनपुट जो रहता है अपन यूं कहें बेस एमिटर इनपुट जंक्शन किसमें रहती है, फॉरवर्ड बाइस में। और कौन सी, कलेक्टर एमिटर जंक्शन, सॉरी ये वाली जंक्शन, सॉरी बेस एमिटर जंक्शन, कौन सी, बेस कलेक्टर जंक्शन आउटपुट, वो भी किस में रहता है, फॉरवर्ड बाइस में रहता है। ये फॉरवर्ड में गया तो जंक्शन इजीली काम, ट्रांजिस्टर इजीली काम करना शुरू कर देता है और बहुत कम वोल्टेज के लिए आपको एम्पलीफाइड वोल्टेज दे देता है। समझ गए। सक्रिय में क्या रहते हैं, कौन सा, बेस एमिटर जंक्शन किस में रहती है, फॉरवर्ड बाइस में, इनपुट जिसको आप कहते हो ये किस में, फॉरवर्ड में, और ये किस में रहती है, बेस कलेक्टर जंक्शन किस में, रिवर्स बाइस में रहती है, यही होता है। और अंतक क्षेत्र में दोनों ही किस में रहती है, बेस एमिटर एंड बेस कलेक्टर दोनों ही किस में रहती हैं, रिवर्स बाइस में रहती है। इसमें आपको कुछ नहीं मिलता नॉर्मली, और ये किसकी तरह बिहेव करता है, स्विच की ऑफ स्टेट की तरह बिहेव करता है, हाई इंपेडेंस पैदा होता है, और ये स्विच की ऑन स्टेट की तरह बिहेव करता है, और ये एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। इसमें ट्रांजिस्टर किसकी तरह बिहेव करता है, एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और ये सारे के सारे किस में मिलते हैं, निर्गम अभिलाक्षणिक में, सारे के सारे किस में, ये किस में देखते हैं अपन, निर्गम अभिलाक्षणिकों में देखते हैं 3 पार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। चलो क्या रहता है फिर, अपन चलते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं डीसी लोड लाइन की, कि अपन जब भी ट्रांजिस्टर को काम में लेना होता है तो उनमें से किस भाग में हमें काम में लेना है, उसमें काम में लेने के लिए ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, बाइसीकृत करते हैं। क्या करते हैं, बाइसिंग करते हैं। उसकी बाइसिंग करने का मतलब क्या हुआ, इनपुट और आउटपुट जंक्शन को एक प्रॉपर वे में अपन जोड़ते हैं ताकि वो काम करने की स्थिति में ट्रांजिस्टर आ जाए। तीनों में से किसी एक में जोड़ सकते हैं अपन। ठीक है, हमें नॉर्मली एम्पलीफिकेशन करवाना तो किस में काम में लेना है, सक्रिय क्षेत्र में हो। अब सक्रिय क्षेत्र में ट्रांजिस्टर को रखना है तो हम ये डिसाइड करें कि देखो इनपुट करंट कितना हो, इनपुट वोल्टेज कितना हो, आउटपुट करंट कितना हो और आउटपुट वोल्टेज कितना हो। ये चीजें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें हमें पता हैं तो अपन आसानी से सक्रिय क्षेत्र डिफाइन कर सकते हैं। किससे डिफाइन करेंगे, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस किस के बीच है, कलेक्टर और वोल्टेज के बीच है, तो उनमें हम ये देखें इनका मान क्या क्या रहेगा। ठीक है, और चूंकि जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किससे गवर्न होता है, इनपुट करंट से। तभी तो अपन कहते हैं कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर, वो क्या होते हैं, करंट से गवर्न होते हैं। करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। क्या होती है, ये ध्यान रखना, धारा नियंत्रित युक्ति होती है। यही बात आप एफईटी में पढ़ोगे वोल्टता नियंत्रक युक्ति के रूप में। एफईटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है और वीजेटी क्या होती है, करंट कंट्रोल डिवाइस। वो इसलिए होती है कि आउटपुट का जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किससे
गवर्न होता है इनपुट करंट से गवर्न होता है। इनपुट करंट अगर अपनी जीरो रख ली तो आउटपुट कट ऑफ में ही पड़ा रहेगा, लिए रखना आप उसको, समझ गए बात आप। इनपुट करंट जैसे जैसे बढ़ाओगे उसी का तो एम्पलीफाई करके देगा आउटपुट में, समझ गए, तो वो गवर्न करती है उसको, ठीक है। तो इसलिए धारा नियंत्रित युक्ति होती है। इसके लिए हम क्या करें, अब हम पता कैसे लगाएं कि सक्रिय क्षेत्र में कहां किस किस रीजन में अपन बने रह सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब आपके पास ट्रांजिस्टर है उससे हम कोई एसी सिग्नल नहीं लगा, एम्पलीफिकेशन हम नॉर्मली एसी सिग्नल का करते हैं ट्रांजिस्टर से, किसका करते हैं, एसी सिग्नल से। एसी सिग्नल का तो क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन करते हैं, और डीसी सिग्नल से उसकी बाइसिंग करते हैं। दोनों में डिफरेंस समझना, समझ गए बात। अब डीसी किससे क्या करते हैं, बाइसिंग। अब साइड में भी जाऊँ, कहोगे सर हम छाप रहे थे आप आड़े आ गए, है ना। कईयों के तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट थे, ठीक है, ठीक है ना। हाँ 1 सेकंड के लिए आराम से हो गया ना, देखो कोई दिक्कत नहीं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। हाँ तो डीसी से हम बाइसिंग करेंगे, और ध्यान देना जब भी एसी सिग्नल लगाएंगे ये डीसी बाइसिंग है, इसका कोई उसके एम्पलीफिकेशन में कोई रोल नहीं रहेगा। यानी जब भी एनालिसिस करेंगे ट्रांजिस्टर का अपन एच पैरामीटर से इक्विवेलेंट मान करके, सर्किट मान के, तो डीसी जो आपने जो वोल्टेज लगाए, जो रेजिस्टेंस लगाए, उनका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, समझ गए बात आप, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, डीसी लोड लाइन से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में बना रहता कि नहीं बना रहता, और सक्रिय क्षेत्र में किस बिंदु पर वो काम करेगा। यानी पर्टिकुलर करंट का पर्टिकुलर मान होगा इनपुट का, आउटपुट करंट का मान होगा, और एक वोल्टेज आपके पास आउटपुट वोल्टेज उसका एक पर्टिकुलर मान होगा। तीनों चीजों को दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा वहां पर, और उसी को हम क्या कहेंगे, प्रचालन बिंदु। क्या कहेंगे, प्रचालन बिंदु कहेंगे। एक्चुअल में जो प्रचालन बिंदु होता है वो वास्तव में डीसी लोड लाइन और आपके पास जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें जो आईबी इनपुट करंट आपके पास रहती है सीईसी में, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, उन दोनों का कटान बिंदु होता है, समझ गए बात आप। तो ये वाली बात है। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमने इसमें किसी प्रकार का एसी सिग्नल नहीं लगाया है इनपुट में, हम केवल बाइसिंग के लिए सिंपल बैटरी लगा रहे हैं। यहां 2 बैटरियां दिख रही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक ही बैटरी लगा करके और रेजिस्टेंस की अलग से व्यवस्था करके इसका ये वाला बेस एमिटर वाला जो जंक्शन है इसको फॉरवर्ड कर लेते हैं, और इसको किस में कर लेते हैं, रिवर्स में कर लेते हैं, और सक्रिय क्षेत्र में आ जाता है, समझ गए। तो एक सिंपल सा सर्किट हमने लिया है, VBB है वो एक तरह से VCC को ही अपन अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, कोई बात नहीं। यहाँ VBB बोल देते हैं और इसको यहाँ क्या बोल देते हैं, VCC। डबल बैटरी की व्यवस्था नहीं रखते, एक ही बैटरी की व्यवस्था होती है। हमने इसको अच्छे तरीके से लिखने के लिए अलग अलग लिख दिया ताकि आप KVL लो लगा सको। तो VBB बैटरी की सहायता से रेजिस्टेंस लगा करके इनपुट में आप VBE से थोड़ी ज्यादा कर वोल्टेज रखोगे, 0.7 वोल्ट सिलिकॉन है तो ये जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट से ज्यादा रखोगे, और रख करके इसको फॉरवर्ड कर लोगे, और इसको यहाँ VCC और RC की सहायता से इस जंक्शन को क्या कर लोगे, रिवर्स कर लोगे। जैसे ही आपने किया ऐसा काम, और ये जो अवस्था होती है ट्रांजिस्टर की, जब निवेशी नहीं लगा होता, उसमें कोई इनपुट सिग्नल नहीं लगा होता, उस कंडीशन में केवल बाइसिंग वाली चीजें लगी होती हैं, तो ये उसकी शांत अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है, शांत अवस्था कहलाती है, क्वेश्चन स्टेट कहलाती है, ठीक है। और इस शांत या स्थिर अवस्था निष्क्रिय अवस्था कहलाती है। इस टाइम कोई एम्पलीफिकेशन वो नहीं कर रहा, ठीक है। इस शांत अवस्था में हम क्या कहते हैं कि ये लूप नंबर 2 ले लो आप। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ही चाहिए, तो वो किस किस के बीच, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच चाहिए अपन को, जो ये वाली है इनके बीच रहती है, जो वेरी होती है, ये वाली ये तो अपन ने लगा रखी है। इसके सिरों के बीच C और E के बीच जो वोल्टेज चेंज होता है उसके कारण IC का करंट का फ्लो रहता है। तो उसके लिए हम क्या करें, यहां से चलो, इस टर्मिनल से चलो यहां से चलोगे तो क्या आएगा, ये प्लस टर्मिनल मानोगे VCE के लिए, ये प्लस मानोगे, और ये VCE के लिए क्या मानोगे, नेगेटिव से जुड़ा होने के नेगेटिव, इसके लिए प्लस कंसिडर करोगे, ये नेगेटिव कंसिडर करोगे। VCE माइनस VCC प्लस ICRC, यही है क्या, VCE प्लस ICRC माइनस VCC, उधर चला गया, एक ही बात। तो VCC या VCC लगाई तो यहां और यहां ड्रॉप हो गई, तो कितनी रही VCC, ये रही। IC कितना आ गया, RC से डिवाइड कर दो, तो माइनस VCC अपॉन RC इधर ले जाके, और VCC अपॉन RC। VCC क्या रहती है, जो बैटरी आपने जोड़ी है शुरुआत में उसकी वोल्टेज फिक्स रखते हैं अपन, ठीक है, तो एज ए कांस्टेंट है। RC आपने यहाँ RC की जगह आपको RL भी मिल जाता है कई बार लिखा हुआ, इसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये भी एक तरीके का बाइसिंग ही किया गया, ये भी एक तरीका का कौन सा है, इसको फिक्स्ड बाइस कहते हैं, है ना, जहां कलेक्टर से बेस में, कलेक्टर से ऊपर ही VCC से बेस के थ्रू एक रेजिस्टेंस लगा करके बाइसिंग करते हैं, पढ़ेंगे इसके जस्ट आगे, ठीक है। तो IC आपके पास आ गया माइनस VCC अपॉन RC, VC अपॉन RC प्लस VCC अपॉन RC, ठीक है। ये आपके पास जस्ट Y इक्वल टू MX प्लस C जैसा इक्वेशन बन गया क्या, M का मान कौन दे रहा है, ये वाला, X का मान कौन, वेरिएबल, आउटपुट वोल्टेज वेरी करोगे तो करंट पे फर्क पड़ेगा आउटपुट में, ठीक है। ऐसे VCC अपॉन RC क्या, कांस्टेंट, RL या RC आपने फिक्स कर दिया, VCC आपके पास फिक्स ऑलरेडी है, तो ये जस्ट कांस्टेंट की तरह बिहेव, ठीक है। ये इक्वेशन क्या कहलाता है, लोड लाइन इक्वेशन कहलाता है, DC लोड लाइन इक्वेशन, समझ गए बात आप।
इस लॉर्ड लाइन इक्वेशन को जैसे अपन ड्रॉ करते हैं, इसका स्लोप कितना होता है 1/RC माइनस का। इसका मतलब माइनस का होने का मतलब स्लोप नेगेटिव होगा इसका, इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। इधर से नापोगे आप तो 90 से प्लस रहेगा इसका एंगल जो रहेगा। अब देखो ये क्या है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं निर्गम अभिलाक्षणिक है। आउटपुट वोल्टेज VCE और आउटपुट करंट IC के बीच खींचे गए। किससे गवर्न होते हैं, IB से। IB के मान बढ़ते हुए लिखते थे, आपको ध्यान है तो याद है ना। VC का मान जैसे आप बढ़ाना शुरू करते हो, अगर IB 0 है, देखो जरा, अगर IB 0 है इसका मतलब इनपुट में वो करंट कितना है 0। इसका मतलब 0 होने का मतलब इनपुट जो जंक्शन है आपने फॉरवर्ड बायस अभी नहीं करी है, नहीं करी, इसका मतलब अभी भी किस में पड़ी है, वो रिवर्स बायस में पड़ी है। जैसे रिवर्स बायस में पड़ी है, इनपुट में कोई सिग्नल आपके पास रिवर्स बायस में, तो उसको आउटपुट क्या करेगा, 0 को क्या एम्पलीफाई करेगा। फिर भी इसमें जो लीकेज करंट होती है उसके कारण ये मान आपको मिल जाता है। ये जो करंट होती है वो कौन सी होती है, ICEO होती है, जिसको आप क्षरण धारा कहते हैं, है ना। ठीक है, कलेक्टर टू बेस जंक्शन में जो लीकेज करंट फ्लो होती है वो वाली टेम्परेचर के कारण रहती है, ये वाली मोस्टली देखा जाए तो ये बहुत कम मान की करंट होती है। ठीक है, अब क्या होता है, कितना ही वोल्टेज आप इंक्रीज कर दो ये इतनी ही रहती है IB, इसके बाद होती नहीं। अब क्या रहता है, थोड़ी सी भी आपने अगर IB या जंक्शन फॉरवर्ड कर दी, इनपुट जंक्शन क्या कर दिया आपने, फॉरवर्ड कर दी, तो फॉरवर्ड करते ही क्या रहती है, जस्ट इनपुट फॉरवर्ड हुई, जस्ट आउटपुट क्या रही, फॉरवर्ड रही। उस केस में क्या स्थिति, आउटपुट भी जस्ट थोड़ी सी फॉरवर्ड कर दिया आपने, तो उस कंडीशन में बहुत तेजी से क्या बढ़ता है, हाँ आउटपुट करंट का मान बढ़ता है। आपने देखा होगा, उसको अपन क्या कहते हैं, सक्रिय क्षेत्र, व्हाइट वाली पट्टी से इधर सैचुरेशन रीजन। समझ गए बात आप, ये सैचुरेशन रीजन आपके पास रहता है। इसमें दोनों ही जंक्शन थोड़ी सी क्या रहती हैं, फॉरवर्ड रहती हैं, इनपुट वाली भी फॉरवर्ड रहती है और आउटपुट वाली भी फॉरवर्ड। IB हमने थोड़ा सा बढ़ाया तो इनपुट फॉरवर्ड होगी और आउटपुट भी, VC का मान इस तरीके से रखते हैं कि आउटपुट भी थोड़ी सी क्या हो जाए, फॉरवर्ड हो जाए, तो करंट क्या होगी, तेजी से बढ़ेगी, सैचुरेशन रीजन होगा। अब अपन कह रहे हैं कि मान लो हमने VC का मान बढ़ाया आगे और इस तरीके से कर दिया कि आउटपुट जंक्शन किस में आ गई, रिवर्स बायस। अब आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस में आ गई, तो जैसे आप क्या करोगे, VC का मान बढ़ाओगे, आउटपुट जंक्शन में वोल्टेज बढ़ाओगे VC और E टर्मिनल के बीच में, तो IC का मान बढ़ना शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते एक मान के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सा होता है, थोड़ा सा बढ़ता बढ़ता। ठीक है, ऐसे ही फिर क्या करोगे, IB का मान और बढ़ाओगे, सैचुरेशन आ जाएगा एक तरीके से। फिर क्या करोगे, IB का मान और बढ़ाओगे तो उसका एम्पलीफिकेशन होके और थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ये आपके पास क्या मिल जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं। समझ गए बात आप। अब ये जो रीजन था नीचे वाला, ये तो कट ऑफ रीजन था, इसमें ट्रांजिस्टर कुछ नहीं देता आउटपुट में, इसमें मैक्सिमाइज कर देता आपके पास आउटपुट में। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा भी अगर आउटपुट में वोल्टेज में वेरिएशन हो गया थोड़ा सा भी, तो उस कंडीशन में आपके पास आउटपुट करंट बहुत ज्यादा मिल जाती है। समझ गए बात आप। तो ये भी अपने काम का नहीं रहा यहाँ पर, ये तो स्विचिंग में काम आने वाली चीज हो गई। हमें चाहिए ये जहां लगभग ये कांस्टेंट सी चीज हो जाए, है ना। तो यहां जहां ये कांस्टेंट सी वैल्यू आपके पास हो जाती है, इसका मतलब वहां वेरिएशन क्या रहेगा, फिर IC में कम रहेगा। IC में वेरिएशन क्या रहेगा, किसी कारण से अगर थर्मल रनवे भी हुआ या थर्मल वैल्यू जी बढ़ी, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ी ट्रांजिस्टर की, और अगर VC के मान में भी थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, तो भी ये जो आपके पास ये कटान बिंदु जहां जहां दिख रहे हैं, ये कटान बिंदु में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो सक्रिय क्षेत्र यहां से शुरू और यहां खत्म है, तो इस सक्रिय क्षेत्र के भी मिड में आपके पास क्यू पॉइंट होना चाहिए। कहां होना चाहिए, मिड में क्यू पॉइंट होना चाहिए, इसको अपन क्यू पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और ट्रांजिस्टर का क्या कहलाता है, ये प्रचालन बिंदु कहलाता है। क्यू पॉइंट यहां लिखते ही इस क्यू पॉइंट की क्या कोऑर्डिनेट्स हो गई, IC हो गया, और इधर कौन हो गया, VC, और तीसरा कौन, IB भी तो है। तो इसका मतलब क्यू पॉइंट किस किस पे डिपेंड करता है, IC पे भी डिपेंड करता है, IB पे भी डिपेंड करता है, और VCE पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ खास बात क्या है, कट ऑफ रीजन में आ जाएगा, अगर IC 0 हो गई तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी रहेगी, VCC तक अप्लाई रहेगी। अगर कहें कि सैचुरेशन रीजन में आएगा तो मैक्सिमम करंट IC मैक्सिमम कितनी हो सकती है, यहां से IC मैक्स कितनी हो सकती है, VCC अपॉन RC। इससे ज्यादा करंट ट्रांजिस्टर में फ्लो, हाँ ठीक है, अच्छे बायसिंग के लिए इससे कम ही होनी चाहिए, ताकि वो किस क्षेत्र में रहे, एक्टिव रीजन में रहे। समझ गए बात। अब हम ये चाहते हैं कि किसका प्रवर्धन ट्रांजिस्टर से करें, AC वोल्टा का प्रवर्धन करने के लिए क्यू पॉइंट वो किस में बना रहना चाहिए, सक्रिय क्षेत्र में नियत होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। वो ना तो इधर ज्यादा खिसके ना इधर खिसके, बस इसी रीजन में बना रहे। समझे, इसी रीजन में बना होने के लिए क्या चाहिए, IB क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है ना, और दूसरी चीज VC में भी ज्यादा वेरिएशन होना नहीं चाहिए, तीसरा IC में भी ज्यादा वेरिएशन होना
नहीं चाहिए, क्योंकि आईसी बढ़ेगी तो ये क्यू पॉइंट इधर जाएगा, वीसी कम हुई आईसी बढ़ेगी तो क्यू पॉइंट इधर जाएगा, क्यू इधर जाएगा तो इधर से जो सिग्नल आप अप्लाई करोगे, सॉरी जो भी सिग्नल आप इनपुट में अप्लाई करोगे उसका ये वाला जो पार्ट रहेगा ये क्लिप हो जाएगा, कट जाएगा आपके पास। इधर अगर शिफ्ट हो गया तो इस कट ऑफ रीजन के कारण क्या होगा, आपके पास कट जाएगा पार्ट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू पॉइंट जो रहेगा आपको सिग्नल बीच वाले में स्टेबल सिग्नल देगा, बाकी दोनों तरफ क्या देगा, डिस्टॉर्टेड सिग्नल देगा, जो आप चाहते नहीं। आप चाहते हो कि हमें व्यवस्थित प्रवर्धित संकेत मिले, तो उसके लिए आपको इसको बीच में रखना पड़ेगा, समझ गए। अब आईसी किस किस पे डिपेंड करेगी इसको बीच में रखने के लिए? पहली बात तो ये आईसीओ है ना, ये टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और आप जानते हो कि आईसी किसके बराबर होती है, बीटा आईबी प्लस आईसीयू, जानते हो आप। और आईसीओ टेम्परेचर पे, तो सबसे ज्यादा समस्या टेम्परेचर की रहती है ट्रांजिस्टर्स में, समझ गए। और दूसरी चीज किसके कारण, वीबीई वीसी ही है, ये चेंज तो होता है, लेकिन वीबीई जो होता है इनपुट वोल्टेज जो होता है वो किसको कंट्रोल, आईबी की, हाँ, तो वो भी क्या करता है, इसमें योगदान देता है इसकी अनस्टेबिलिटी में। क्यों, वो चेंज करोगे तो आई भी चेंज होगा, आई भी चेंज होगा तो ये चेंज होगा, तो वो भी इस पे इफेक्ट डालता है। साथ ही तीसरी चीज, आप जिस ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हो, खुदा ने खास्ता वो खराब हो गया, उसकी जगह आपको दूसरा ट्रांजिस्टर लगाना पड़ा, तो उसके पैरामीटर अलग होंगे, उसके एम्पलीफिकेशन पैरामीटर होंगे, उसके बीटा पैरामीटर क्या उसका क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो बीटा चेंज होते ही क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी फिर चेंज होगी, क्यू पॉइंट उसका फिर चेंज हो गया, समझ गए बात। तो इसका मतलब बेसिकली ये जो स्टेबिलिटी बनाए रखनी है क्यू पॉइंट की, तो किस किस को ठीक रखना पड़ेगा, टेम्परेचर वाली व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, दूसरा किसको सुधारना पड़ेगा, वीबीई है उसको ठीक रखना पड़ेगा, और तीसरा किसको, जो पैरामीटर्स हैं बीटा पैरामीटर है उसको की क्या रखना पड़ेगा, ठीक रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि प्रचालन बिंदु कहां बना रहे, सक्रिय क्षेत्र में बना रहे, और आपको जो इनपुट सिग्नल लगाते हो इसी सिग्नल के रूप में उसका एम्पलीफाइड वर्जन आउटपुट में मिलता रहे। यहां तक क्लियर, ठीक है। तो अब अपन ये देखते हैं कि बाइसीकरण होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो सिंपली ट्रांजिस्टर का जो प्रचालन बिंदु है उसको निर्गण और विलाक्षणिक है, उनमें स्टेबल रखना है, सक्रिय क्षेत्र में स्थायी बनाए रखना है, नियत बनाए रखना है, इसके लिए बाइसीकरण की जरूरत पड़ती है। होता क्या बाइसीकरण, इनपुट को और आउटपुट को एक व्यवस्थित क्रम में जोड़ करके ट्रांजिस्टर को एक तरीके से काम में लेने की जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है, बाइसीकरण कहलाती है, ठीक है। सामान्यतः अपन एम्पलीफिकेशन वाला जो पार्ट अदा करवाना चाहते हैं उससे, तो उसको हम इनपुट को फॉरवर्ड में और आउटपुट को किस में रखना पड़ेगा, रिवर्स में रखना पड़ेगा, यही काम आपको करना पड़ेगा, और वही क्या कहलाता है, उसका बाइसीकरण कहलाता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर दोनों को अगर सैचुरेशन में रख लें वो बाइसीकरण नहीं है, वो भी बाइसीकरण है, कट ऑफ में रख लें वो भी बाइसीकरण है, लेकिन हमारा यहां उद्देश्य क्या है, एम्पलीफिकेशन, इसलिए हम इस पार्ट की बात करेंगे ज्यादा। तो हमने ये डेफिनेशन इसलिए दी कि भाई किसी भी प्रक्रम में अपन उसको यूज करना चाहिए, सैचुरेशन में, प्रवर्धक के रूप में, स्विच के रूप में, ठीक है, तो उनमें विशेष तरीके से जोड़ना ही उसका बाइसीकरण कहलाता है, ठीक है। तो अब ये कहता है कि शांत अवस्था में क्यू बिंदु है वो किस किस पे, आईबी चेंज होगा तो चेंज हो सकता है, क्योंकि आईबी और डीसी का क्या कटान बिंदु है वो एक तरीके से, आईसी और वीसी इन पे डिपेंड करेगा, तो इनके मान क्या रहने चाहिए, स्टेबल रहने चाहिए, इनके मान स्टेबल करने, आईबी को स्टेबल रखना, वीबी को कांस्टेंट रखो, आईसी को कांस्टेंट रखने के लिए, टेम्परेचर सबसे बड़ी समस्या इसकी, उसको क्या रखो, कांस्टेंट रखो इसके लिए, तो वो जरूरी है। तो क्यू बिंदु के स्थायी होने के लिए बायस की आवश्यकता होती है, और जिसमें धारा आईसी वोल्टा वीबी में परिवर्तन कम से कम, मोटी बात ये है, क्योंकि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में बात कर रहे हैं, तो इन दोनों की वेरिएशन क्या हो, दोनों में ही कम से कम हो, वीबी में कम हो तो आईबी कम होगा, और इसमें आईसी में कम होगा तो बाइसीकरण बना रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अपने पास क्या स्थिति रहे, सामान्यतः जो निर्गत धारा आईसी है और संधि ताप और आधार उत्सर्गदार। अब ये अपन बात करते हैं कि सामान्यतः जो आईसी रहती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, आईसी में जो वेरिएशन होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है। आईसीओ, आईसीओ कौन सा, लीकेज करंट, जिसके अभी अपन आईसीईओ की बात कर रहे थे वो वाली है। वीबीई है, क्योंकि आईबी चेंज करनी है तो ये चेंज करोगे तो आईबी चेंज होगी, तो आईसी चेंज होगी। बीटा पैरामीटर, ट्रांजिस्टर चेंज करोगे तो उसका खुद का जो एम्पलीफिकेशन पैरामीटर है करंट वाला वो चेंज होगा, तो भी आईसी क्या होगी, चेंज होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि आईसी किसका फंक्शन होती है, इन तीनों पैरामीटर्स का फंक्शन होती है, और उसमें भी सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो पैरामीटर है वो कौन सा, आईसीओ वाला है, जो थर्मल करंट रहती है एक तरह से अपने पास, ठीक है। तो तीनों में जब वेरिएशन देखें तो वेरिएशन करते ही आपके पास जब इसका आंशिक अवकलज करोगे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, तो उसमें आपके पास 3 वेरिएशन फैक्टर आते हैं, और तीनों को एस, एस डेस और एस डबल डेस से अपन शो करते हैं। एक हमारे पास टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएशन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है आईसी में, यानी आईसीईओ के सापेक्ष वेरिएशन को,
और दूसरा किसके सापेक्ष, वीबी के सापेक्ष चेंज होता है, उसमें वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा बीटा पैरामीटर में चेंज होता है। तो सामान्यतः बीटा पैरामीटर तो हम ये कहते हैं कि ट्रांजिस्टर ले रहे हैं तो उसका स्टेबल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा इश्यू नहीं है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। वीबी को भी हम बैटरी और एक रेजिस्टेंस वाली व्यवस्था लेकर के क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोटी समस्या किसकी रहती है, आईसीयू वाली रहती है, समझ गए बात आप। इसलिए मोस्ट इफेक्टिव जो इसके पास स्टेबिलिटी फैक्टर है वो क्या है, आईसीयू। एस क्या बताता है, प्रति एकांक जो चेंज होता है आईसी में, किसके सापेक्ष, आईसीयू के सापेक्ष, ठीक है, इसको व्यक्त करता है। अगर आईसीयू के सापेक्ष ज्यादा मान आ रहा है, इसका डीआईसी आईसी में ज्यादा चेंज आ रहा है, ज्यादा चेंज आ रहा है तो हम लोग क्यू ज्यादा चेंज हो रहा है, अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसलिए एस जो होता है वो एक्चुअल में किसको मेजर करता है, हाँ स्टेबिलिटी को मेजर करता है, नहीं अनस्टेबिलिटी को मेजर। हाँ, एस का मान ज्यादा होने का मतलब डेल्टा में आईसी का मान ज्यादा, हाँ आईसी में ज्यादा वेरिएशन है, एस ज्यादा आईसी में वेरिएशन ज्यादा, ज्यादा अनस्टेबल। इसलिए हम ये चाहते हैं कि स्थायित्व के मान के लिए इसका मान कम से कम होना चाहिए। अगर आपको स्थायी रखना है प्रचालन बिंदु को तो क्या रहना चाहिए, एस का मान कम से कम होना चाहिए। हमारा मोटो ये रहता है हमेशा, ठीक है। तो एस का मान कम करने के लिए हम क्या करें, स्थायित्व के लिए स्थायित्व गुणांक का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। ट्रांजिस्टर का जो स्थायित्व हो उसके स्थायित्व गुणांक से क्या रहना चाहिए, अपोजिट होना, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती उसके होना चाहिए, ठीक है। अब ये होता क्या एस, वो अपन निकाल लें कि कैसे कौन से फैक्टर की अपन वैल्यू निकाल लें ताकि हमारे पास एस निकालना उचित हो और हम देख सकें क्या रहता है। तो आईसी के बारे में अपन जानते हैं कि बीटा टाइम्स क्या रहता है, आईबी प्लस उसमें छोटा फैक्टर आईसीयू का रहता है। आईसीयू को भी आप जानते हैं बीटा प्लस 1 आईसीबीयू। जैसे ही पुट करोगे आपके पास आईसी का मान आ गया। आईसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, किसका मान आ गया, आईसी अपॉन आईसी, 1 अपॉन एस हो गया, 1 अपॉन एस हो गया। इसको उधर भेज दो तो 1 माइनस ए तो इधर आ गया, 1 अपॉन एस तो एस उधर आ गया, 1 प्लस बीटा आ गया। ये आपके पास कौन सा रहता है, स्थायित्व गुणांक रहता है। मोस्टली इसी की अपन चर्चा करते हैं। और इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का जो बाइसीकरण करते हैं उस बाइसीकरण में डी आई बी अपॉन डी आई सी देखते हैं कि आई बी में आई सी के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आता है ना। और ये अपने पास अगर चेंज आ जाता है, कम से कम चेंज करने का प्रयास करते हैं तो एस कितना कम किया जा सकता है ये अपन देख सकते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ये सब देखने के लिए बाइसीकरण की जरूरत पड़ती है कि हम इस तरीके से जोड़ें, ट्रांजिस्टर को इस तरीके से बाइसित करें कि बाकी सारे जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए और एस का मान भी क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए। थर्मल रनवे की जो स्थिति होती है वो भी क्या हो जाए, न्यूनतम, क्योंकि बेस और कलेक्टर जंक्शन के बीच रिवर्स बायस है। वोल्टेज आप बढ़ाते हो वहां करंट बढ़ती है आईसी, तो क्या रहता है वहां पर, क्या रहता है, एक तरीके से करंट बढ़ने से वहां टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या बढ़ना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, ज्यादा बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाते हैं और बढ़ते फिर टेम्परेचर बढ़ता है, करंट बढ़ती है तो फिर टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते थर्मल रनवे में चला जाता है, ट्रांजिस्टर खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उससे बचाए रखना अपन को कि करंट आईसी का मान वीसीसी अपॉन आरसी से ज्यादा नहीं हो, उससे कम ही रहे, ये भी हमें देख के रखना है। तो उसके लिए सबसे पहला जो तरीका है जोड़ने का उसको अपन कहते हैं फिक्स्ड बायस। क्या कहते हैं, फिक्स्ड बायस। इसमें अपन क्या करते हैं, एक बैटरी अपन ने काम में ले ली वीसीसी और उससे इनपुट कौन सा, बेस और कलेक्टर जंक्शन दोनों को ही बायसित करते हैं। ठीक है ना, दोनों को ही, एक को फॉरवर्ड करने का प्रयास करते हैं आरबी रेजिस्टेंस के थ्रू और दूसरे को आरसी रेजिस्टेंस, जिसको लॉड रेजिस्टेंस भी अपन कहते हैं। कई बार आपको एल लिखा हुआ मिल जाएगा, आरएल लिखा हुआ मिल जाएगा, उससे इस जंक्शन को आपने क्या कर दिया, बायसित कर दिया इसके करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ वोल्टेज जस्ट 0.7 या 0.3 से ज्यादा रखते हैं इसके थ्रू और यहाँ क्या रखते हैं जंक्शन से 0.7 से या वीसीसी का जो मान रहता है उससे ज्यादा रखते हैं। समझ गए बात, ताकि रिवर्स बायस में आ जाए, सॉरी कम रखते हैं, रिवर्स बायस में आने के लिए कम रखते हैं। तो इस एक ही बैटरी से अपन दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों को क्या कर लेते हैं, बायसित कर लेते हैं। और इसमें फिक्स्ड बायस में क्या करना होता है, जो पावर सप्लाई होती है उसी से एक रेजिस्टेंस इसके इनपुट में लगा देते हैं और उसी से एक रेजिस्टेंस किसमें, कलेक्टर के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, ये कलेक्टर आपका पास यहाँ रहता है कलेक्टर। तो आपके पास दो चीजें हो गई यहाँ, एक तो इनपुट वाला तरीका हो गया और दूसरा आउटपुट। इन आउटपुट में जो करंट आपके पास रहेगी ये वाला एक आपके पास सिरा रहेगा, यहाँ से प्लस वीसीसी से यहाँ से आईसी होते हुए इधर से आके आप यहाँ जाओ। ठीक है, और इधर से आओगे तो करंट यहाँ आएगी आईबी और ये दूसरा रूट रहेगा आपके पास। प्लस वीसीसी जोड़ने का मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे ला करके प्लस ऐसे करके जोड़ सकते हो, यानी इसको आप इस तरीके से जोड़ सकते हो। मैं आपको बताऊं छोटा सा एक वाक्य, आप इसको इस तरीके से काम में ले सकते हो। ये आपके पास रेजिस्टेंस आरबी रहता है और यहां आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो। आपको याद हो तो अभी जस्ट पहले जोड़ रखा अपन, इसको वीबीबी कहा था अपन ने, है ना। एक्चुअल में है क्या था, वीसीसी था, है ना। और यहां क्या जोड़ा था आपने, आरसी जोड़ा था
और यहाँ VCC जुड़ता है और यहाँ आप जोड़ करके ग्राउंड कर देते हो माइनस प्लस VCC RC IC जाता है और इस C और इस E के बीच की वोल्टेज कितनी क्या कंसिडर की जाती है VCE कंसिडर की जाती है और इसके सिरों के बीच की वोल्टेज B और E के बीच की VBE कंसिडर की जाती है। याद रहेगा? ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये पहला एक लूप ले लोगे, दूसरा ये लूप ले लोगे, दोनों के लिए पहले लूप के लिए क्या लगाओगे, जो VCC है वो किसके बराबर है, VCC किसके, करंट यहां कितनी जा रही है IB, हाँ IB जा रही है, तो कितना IB RB प्लस VBE। तो यहां से आपके पास, हाँ अब हम क्या निकालें, देखो 22 आने के बाद आपके पास दिमाग में क्लिक करता है क्या निकाले, अगला निकलवा लेगा, पहली बात तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पढ़ते टाइम क्या करें, IB पहले चेक करें, क्योंकि DC लोड लाइन और IB दोनों कट करेंगे, तो कहां कट करेंगे, Q को डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले अपना काम है IB निकालना, उसके बाद IC निकालना, VCE निकालना, बस इतना ही काम बचता है, उनसे आपके पास प्रचालन बिंदु मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले कितना आ गया आपके पास, IB आ गया, IB का मान कितना हुआ VCC माइनस VBE अपॉन RB। फिक्स्ड हो गई ना, क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई, क्यों, VCC कांस्टेंट है, VB इस जंक्शन की कांस्टेंट है, तो क्या रहा RC आपने लगा रखा, RB लगा रखा, वो फिक्स है, तो आपको जितनी करंट करनी है वो RB को चेंज करके आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो IB क्या हो गई, RB के किसी फिक्स मान के लिए IB क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, फिक्स्ड बायस का गया। ठीक है, और इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो आराम से मान IB का। ठीक है, दूसरा जो आपके पास रहेगा ये वाला दूसरा लूप में, सेकेंड लूप, ये क्या कहता है, VCC किसके बराबर, ICRC प्लस VCE, तो IC कितना आ गया, IC आपके पास वही आ गया, एक ही बात है, इसको क्या लोड लाइन लिखनी है इसकी, है ना, ये VCC आ गया, तो यहां से VC क्या हो गया रही है, क्या था, VCC बराबर ICRC प्लस VCE, तो यहां से क्या हो गया आपके पास, VCE निकाल सकते हो ना, VCC माइनस ICRC, ये लो जनाब, हो गया इतना काम आपका, बस यही काम करना था और कुछ नहीं करना था आपको इसमें। ये फिक्स्ड बायस कहलाता है, क्या कहलाता है, फिक्स्ड बायस कहलाता है। अब एक चीज और, अब इसमें क्या कहें कि ये स्टेबिलिटी कितनी रहेगी वो अपन जरूर देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी देखने के लिए क्या कहें कि ये बायस क्या उचित है, कितना उचित है, वो जरूर अपन देखना चाहेंगे। तो एक चीज आप जानते हो कि ये कॉमन एमिटर वाला एम्पलीफायर है, तो आप जानते हो कि IC जो रहता है वो क्या रहता है, बीटा IB, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। ठीक है, इससे भी आप IC का मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, IB फिक्स होगी। लेकिन एक चीज बताना, IB है वो IC पे डिपेंड करती है क्या, नहीं करती, इसमें तो डिपेंड करती नहीं, क्योंकि फिक्स हो गई ना, IB क्या हो गई, फिक्स हो गई, IC पे किसी प्रकार से डिपेंडेंसी उसकी नहीं रही। तो हुआ क्या, उसका इफेक्ट क्या हुआ, अगर इसकी डिपेंडेंसी नहीं हुई तो हम ये बताएं कि S कितना होगा फिर, 1 प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस है बीटा डेल IB अपॉन डेल IC, केवल IC था, ये क्या हो गया 0, तो S कितना हो गया, जो मैक्सिमम क्वांटिटी है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब फिक्स्ड बायस के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर S का मान ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है सारे बायसों में, इसका मतलब ये ज्यादा है, ये ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, स्थायित्व कम है, क्या है, स्थायित्व कम होने का मूल कारण क्या रहा, आपने कहा कि जैसे आप कह रहे हो कि ये जो स्थायित्व है, इसका मतलब साफ साफ ये रहा कि नॉर्मली क्या रहेगा, जैसे करंट जंक्शन में बहेगी, करंट जंक्शन में से बहेगी CB जंक्शन में से IC जो करंट है, तो जंक्शन का टेम्परेचर क्या रहेगा, बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्या बढ़ेगा, ICEO बढ़ेगा, समझ गए, ICO बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, IC बढ़ेगा, ICBO बढ़ेगा, ICBO बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, IC बढ़ेगा, और IC बढ़ेगा तो फिर कौन बढ़ेगा भाई, IC बढ़ा तो फिर कौन बढ़ गया, IC बढ़ा तो फिर से क्या बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर से क्या बढ़ गया, ICO बढ़ गया, और फिर से बढ़ गया, और क्या चला जाएगा,
थर्मल रनवे, इसका मतलब स्टेबिलिटी तो बैठी नहीं इससे तो, है ना, इसलिए क्या रहता है, कम स्टेबल रहता है। ये सर्किट क्या रहता है, कम स्टेबल रहता है। तो फिर क्या किया जाए, तो कहा कि चलो एक काम करते हैं, दूसरा 22 काम में ले लेते हैं, दूसरे तरीके से जोड़ के देखो। चलो दूसरे तरीके से जोड़ लेते हैं अपन। तो दूसरे तरीके से जोड़ने वाला जो आपके पास सर्किट है, आपकी, हाँ, इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हो आप उससे पहले। हाँ, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है आपसे कि ट्रांजिस्टर के परिपथ में VBE दिया गया है 0.7 वोल्ट, यानी सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, बीटा आपको दिया गया है, तो IB निकालना है। IB कितना होगा, IB निकालो जरा। यहां VCC है ना, तो क्या था, VCC माइनस VBE अपॉन कितना, RB। VCC कितना, 20 माइनस 0.7 अपॉन कितना, 100 किलो ओम, तो कितना 19.3 बट्टा 100 किलो ओम, तो 0.193 मिली एम्पियर। ठीक है, और IC कितना हो गया, बीटा IB, तो 50 गुणा 193 मिली एम्पियर निकाल देना। फिर क्या आ गया आपके पास, IE कितना हो गया, IC प्लस IB आ जाएगा, और VCE चाहिए। VC के बारे में बताया था ना, VCC माइनस IC इंटू RC, कितना आया चेक करके बता दो। ये कितना आ गया, 9.65 मिली एम्पियर। ये कितना आ गया, कितना, 9.65 प्लस 0.193, कितना आ गया चेक करके बताओ मुझे। 9.8 समथिंग कुछ आया क्या, 9.843, और ये कितना, 20 माइनस IC कितना, 9.65 गुणा 10 की घात -3 गुणा RC कितना है, 1.2 किलो ओम, 1.2 गुणा 10 की घात 3। देखो ये नहीं कटे तो मैं काट देता हूं। बताना जरा VCE कितना आया, बताना जरा कितना, 20 में से कितना घट गया। नॉर्मली 8.42 वोल्ट आ गया क्या, बस है, सिंपल सा यही था। नेक्स्ट क्या रहता है अपने पास, अगला 22 अपन जिसकी बात कर रहे थे, ये संग्रह का आधार पुनर्निवेश 22 रहता है। अब की बार जो आपके पास रजिस्टर था उसको डायरेक्ट VCC से ना लेकर के हमने संग्राहक से ले लिया, और संग्राहक से एक तरह का फीडबैक सर्किट काम में ले लिया। ये किसका काम करता है, एक तरीके के फीडबैक का काम करता है आउटपुट से, क्योंकि यहाँ लोड मिलेगा, लोड की RC के सिरों पर आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आउटपुट RC के सिरों, इसको जैसे RC को यहाँ जोड़ोगे, RC यहाँ रहेगा, इसके सिरों पे जो आउटपुट रहेगा उसका कुछ पार्ट ये RB के थ्रू इनपुट में लगा देगा। तो ये पुनर्निवेश वाला सर्किट हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो ये सिचुएशन अपने पास बन गई। तो इस सिचुएशन में फिर से क्या करोगे, बताना जरा, यहां से लगाओ सर्किट में नियम, अब तुम लगाओ फटाफट। यहीं से लगाना शुरू करो। VCC किसके बराबर है, इधर से जाओ तो 1, इधर से जाओ तो 2। 1 क्या देता है, VCC बराबर है IC प्लस IB इंटू RC प्लस IB RB प्लस VB। तो चलो VCC, IB कितना आया फिर, IB बराबर VCC तो यहां है माइनस VBE भी है अपने पास, माइनस ये चला गया उधर, यहां क्या IC RC है ना, ये भी है बटा, ये RB और RC प्लस में हो गया तो RB प्लस, ये लो जनाब, ये आपके पास IB हो गई। अब की बार किस पे डिपेंड कर रही है, IB IC पे डिपेंड कर रही है, देखना जरा। तो यहां से आप IB निकाल सकते हो आराम से, बाकी सारी चीजें देगा। तो सेकंड लूप क्या कहता है, सेकंड से VCC बराबर IC प्लस IB, आएंगी तो दोनों यहां तक तो, इंटू RC प्लस इधर से कौन आ गया, VCE। तो VCE कितना हो गया आपके पास, VCC माइनस ICRC माइनस IB RC। अब IB को भी आप लिख सकते हो क्या RC के पदों में, लिखो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे IB को लिखोगे IC के पदों में तो IC बट्टा बीटा आएगा, IC बट्टा क्या आएगा,
बीटा का मान ज्यादा होता है काफी, तो इस आईसी की तुलना में ये क्या रहेगा, नगण्य। क्या रहेगा, और जैसे इसको आप नगण्य मानोगे आपके पास क्या आ जाएगा, VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC नॉर्मली। यहां से आप IC भी निकाल सकते हो, कौन सा, VCC माइनस VCE अपॉन RC, इससे आप ये भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या है क्या इसमें, नहीं है। ये आपके पास सिंपल सा, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। IB को भी आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो क्या, देखो जरा, VCC माइनस VB माइनस RC, VCC माइनस ICRC को क्या लिख सकते हो, तो इसको आप जस्ट ऐसे भी तो लिख सकते हो, IB इक्वल टू कितना, VCE माइनस VBE अपॉन RB प्लस RC। क्लियर, ये लो जनाब, ये दोनों निकाल लिया आपने, VC निकाल लिया, IB निकाल लिया, IC निकाल सकते हो। आगे हैं, हाँ बिल्कुल 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 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये वाला आपके पास इसका एनालिसिस आ गया। अब हमें ये देखते हैं कि हमें पता कैसे चले कि भी कितना स्टेबल है कितना अनस्टेबल है ये वाला। चलो देखते हैं इसके लिए। तो अनस्टेबल है कि स्टेबल है, इसके लिए क्या करें फिर, स्टेबिलिटी फैक्टर निकालो, एस कितना रहता है, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। अब मुझे एक चीज बताना, ये डेल आई बी अपॉन डेल आई सी कितना है इधर से, डेल आई बी अपॉन डेल आई सी, ये जीरो आई सी के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी, यानी डेल आई बी अपॉन डेल आई सी कितना है, माइनस आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी, यही है। ये यहां पुट कर दो, जैसे यहां पुट करोगे तो एस कितना आ गया, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस माइनस आ गया ना वहां, तो बीटा आर सी अपॉन आर बी प्लस। अब चूंकि ये राशि एक से छोटी तो है नहीं, ये राशि बटा वाली एक से तो क्या है, बड़ी नहीं है, इसलिए एस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो थर्मल रनवे तो इसमें होने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन एक बड़ी समस्या इसमें और रह जाती है, थोड़ी सी ही, क्या रहती है, पता चला आपको इसमें या नहीं चला, नहीं चला क्या है, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो इसमें, कहां कहां दिक्कत हुई बताओ। आरसी, हाँ आरसी जीरो हो जाएगी तो आपके पास 22 कहां बचा, आपने बाइसीकरण तो किया है ना आरसी लगा के, तो क्या आरसी लगाओगे नहीं तो फिर अलग बात होगी, बाइसीकरण हुआ ही नहीं ना। तो इसमें क्या करता है, थर्मल रनवे को क्या करता है, रोकता है। स्टेबिलिटी इसकी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। कैसे, टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे आप, नॉर्मली क्या करते हो, आईसी बढ़ेगी ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, हाँ ताप बढ़ते ही क्या स्थिति रहेगी, आईसीईओ बढ़ेगी, आईसीबीओ बढ़ेगी, जो किसको बढ़ाती है, आईसी को बढ़ाती। जैसे ही आईसी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, आईसी, आईसी बढ़ते ही वीसी क्या हो गई, कम, वीसी कम होते आईबी क्या हो गई, और बीटा आईबी क्या होती है, आईसी, वो किसको कम कर देगी, आईसी को, तो फिर आईसी को कंट्रोल कर लेगी। समझ गए। तो थर्मल जो एजिटेशन है उसके कारण जो आईसी बढ़ी है उसको आईबी फिर से क्या कर लेगी, कंट्रोल कर लेगी। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी उसकी तुलना में क्या रहती है, ज्यादा रहती है इस बाइस की। समझ गए। इसलिए ये क्या रहता है, उसकी तुलना में ज्यादा इफेक्टिव बाइस रहता है। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि देखो फीडबैक कहां से हो रहा है, कलेक्टर से फिर फीडबैक हो रहा है। तो ये बड़ी संभावना बनी रहती है कि यहां जब भी इसको काम में लेंगे तो ये क्या कर देगा, अगर यहां कलेक्टर के थ्रू जो इनपुट में ऐसी सिग्नल लगाओगे, अगर वो कलेक्टर के थ्रू यहां एम्पलीफाइड सिग्नल आरसी के सिरों पे अपन को मिल रहे हैं, उसका कुछ पार्ट ये इसके साथ दे देगा अंदर। समझ गए। और जैसे ऐसी सिग्नल इसके इनपुट में काम करने लग जाएंगे तो ये क्या करेगा, अनस्टेबिलिटी को बढ़ा देगा ट्रांजिस्टर के। समझ गए बात आप। तो वो थोड़ी सी बड़ी समस्या है इसमें, तो उसको रोकना चाहिए। उसको रोकने के लिए फिर अपन क्या करते हैं, एक अलग बाइस काम लेते हैं। सबसे पहले इसका क्या कर लें, एक एग्जाम्पल कर लें जो आप बता सकते हो आराम से। क्या है इसका एग्जाम्पल, देखो आपको क्या क्या दिया है। अब इसमें देखो आईसी दिया आपको सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे सर्किट का विशेष ध्यान रखें। यहां आईसी देने का मतलब क्या हुआ,
हाँ बिल्कुल, आपको आईसी दिया, आपको वहां आईई नहीं मानना है, ठीक है ना, आईसी ही कंसिडर करना है, क्योंकि आईबी का मान आईसी की तुलना में यहाँ बहुत कम है, इसलिए नेग्लिजिबल माना है। तो लगाओ जरा, इसमें क्या स्थिति रहेगी, क्या क्या पूछ रहा है आपसे, आरबी पूछ रहा है, ये आरबी पूछ रहा है, फिर आईसी पूछ रहा है और आईबी पूछ रहा है, तो लगा दो वीसीसी बराबर, फटाफट लगाओ, क्या रहा, क्या रहा, फटाफट बताओ। आईबी नहीं दिया तो पहले आईसी निकालो, उससे निकाल सकते हो आप, तो इससे निकालो जरा, क्या रहेगा, वीसीसी किसके बराबर है, आईसी आरसी, सॉरी आईसी आरसी प्लस वीसीई, तो वीसीसी कितना, 25 माइनस वीसीई को इधर भेजो, 5 बट्टा आरसी कितना, 800 किलो, तो किस में आ गया, आईसी मिली एम्पियर में आ गया, 20 बट्टा 800 किलो, किसमें आया चेक करके बताओ जरा मुझे, 800 के लिख दिया क्या मैंने, इसको के मत करो रे, फिर तो बहुत कम हो जाएगा, आईसी इतना कम आता ही नहीं, आईसी तो ज्यादा आता है, ये रखो, तो इस किलो को हटा दो, अब बताओ कितना आया, एम्पियर आया ना, ये आईसी आ गया, तो बीटा आपको दे रखा है तो आई भी निकाल सकते हो आप, बताओ कितना रहा, आई भी कितना रहा, आईसी अपॉन बीटा 0.025 अपॉन बीटा कितना दिया, 90 दिया क्या, 90, 277 मिली एम्पियर आया क्या, चेक करना जरा, आ गया क्या या नहीं आया, भाग देते रहो, आरबी निकाल सकते हो क्या, आईबी आरबी, यहां से क्या आया, वीसीसी इक्वल टू आईसीआरसी प्लस आईबी प्लस वीबीई, तो आरबी कितना आया, ये भी पूछा ना, तो वीसीसी माइनस 0.7, वीसीसी कितना 25 माइनस आईसी कितना, ये 0.025 गुणा आरसी कितना 800, ये तो आपके पास आई गया सीधा सीधा, बट्टा कितना, आरबी कितना दिया गया है, अभी निकाला नहीं क्या अपन ने, आरबी निकालना है, आईबी का रखना है फिर मान, हाँ हाँ आईबी का रखो, 0.277 इंटू 10⁻³ देखो जरा कितना है, सॉल्व करके बताना, या मैं लिखूं डायरेक्ट 15.52 किलो ओम, ठीक है, और यहां से फिर एस का मान निकाल सकते हो, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आरसी अपॉन आरबी प्लस आरसी, एस अप्रोक्स कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 16.81, सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें, हाँ, तो अब कहां समस्या रह गई, इसमें भी समस्या थोड़ी सी क्या आती है, फीडबैक के कारण समस्या आ जाती है, बाकी थर्मल वाला काम तो इसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेबिलिटी फैक्टर कम आता है। चलो फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बाइसिंग है वो अपन काम में लेते हैं, ये सर्किट आपको दिखा था उसमें आरसी वाले में, हाँ ये सारा का सारा सर्किट आपके पास रहता है, क्या करते हैं, पावर सप्लाई वीसीसी रहती है आपके पास, आरसी लोड रेजिस्टेंस का काम करता है, और यहाँ R1 R2 और RE ये सारे वीसीसी के साथ मिलकर के इसका बाइसीकरण करते हैं। नॉर्मली ध्यान ये रखा जाता है कि ये जो रेजिस्टेंस रहता है इसका R1 ये और R2 इनका जो रेशियो रहता है वो 10 का रेशियो रहता है नॉर्मली, समझ गए बात आप, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो देख लेंगे क्या रहती है क्या नहीं रहती, आईबी का मान बहुत कम रहता है, कोई दिक्कत इसमें रहती नहीं है। हाँ अब इसमें क्या रहेंगे, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, या इसको यहां मैंने करके ग्राउंड आगे कर देंगे, ये वीसीसी आपके पास है, ये R1 है और ये कितना है R2 है, ऐसे मैं जोड़ सकता हूं क्या इसको, यहां आपके पास ट्रांजिस्टर है और ये RE है, ये RE है, ये टर्मिनल A है और इस टर्मिनल को मैं B कह देता हूं मेरी मर्जी से, ठीक है, और ये ग्राउंडेड आपके पास एक तरीके से, यहां से RC आपके पास रहता है और ये पावर सप्लाई आपके पास यहां रहती है और वो इसके साथ डायरेक्ट जुड़ जाता है प्लस माइनस VCC, और कोई नहीं बचता आउटपुट में, नहीं बचता ना,
ठीक है, ये करंट कौन सी रहती है, IC रहती है। इधर से जो करंट जाएगी वो कौन सी रहेगी, IB जाएगी। इस पॉइंट के बाद वाली करंट है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको मैं एक तरीके से AB कह सकता हूं और इस पॉइंट को क्या नाम दे सकता हूं, B पॉइंट नाम दे सकता, ठीक है। मैंने क्या किया, VCC को दो बैटरी की तरह यूज कर रहा हूं, है एक ही बैटरी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो की तरह यूज कर रहा हूं। यहां से इसको इधर जोड़ दिया भाई, इसको मैं लाके और ये सीधा हो गया, ये यहां जुड़ गया, एक ही तो बात है, ऐसे जोड़ दिया। अब ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है AB के बीच वाला टर्मिनल, AB टर्मिनल दिख रहे हैं, इनके बीच वाला सर्किट, इसका मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट बना सकता हूं। क्या बना दूं इसका, क्या बना दूं थेवेनिन इक्विवेलेंट में, एक पावर सप्लाई सोर्स रहेगा प्लस VTH, और एक क्या रहेगा, RTH रहेगा, यहां A रहेगा और यहां कौन रहेगा, B रहेगा, और यहां ट्रांजिस्टर आपके पास रहेगा, सिंपल सी बात है, और यहां RE रेजिस्टेंस होगा। अब सिंपल हो गया ना ये नेटवर्क इनपुट वाला, वरना इनपुट वाले में थोड़ी समस्या थी, यही थी ना, ठीक है। ये आउटपुट वाला RC रहेगा और यहां क्या रहेगा आपके पास, ये पावर सप्लाई माइनस प्लस VCC आपके पास है, ठीक है, ठीक है, ये स्थिति आपके पास है, कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें करंट जो बह रही है वो IB बह रही है, और इसमें जो करंट आ रही है वो कौन सी आ रही है, ये जो वोल्टेज यहां और इसके बीच है वो कौन सा VBE है, और ये कौन सा यहां के बीच वाला VCE है, कोई दिक्कत इसमें। ये पहले वाला हो गया टर्मिनल और ये दूसरा, सॉरी लूप हो गया, दूसरा लूप हो गया। अब VTH क्या रहता है, आप बताना जरा, यहां से इक्विवेलेंट में VTH क्या रहता है, R2 के सिरों पे, तो R2 को हटाओ, क्या, सॉरी R2 के सिरों पर वोल्टेज, एक सेकंड, R2 के इन दोनों के बीच वोल्टेज, R2 के सिरों पे तो कितना, R2 VCC अपॉन R1 प्लस R2, तो ये तो हो गया R2 VCC अपॉन R1 प्लस, ठीक है, एंड RTH क्या रहेगा, इसको हटा दो, VCC को शॉर्ट कर दो, तो R1 R2 पैरेलल में आ गए, तो क्या रहा R1 R2 अपॉन, तो RTH हो गया R1 R2 अपॉन, ये हो गया। तो इसको मैं दोबारा से डिजाइन कर दूं, क्या क्या कर दूं मैं इसको, हाँ ये वाला प्लस माइनस RTH R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये VTH कितना R2 अपॉन R1 प्लस, ये लो जनाब, ए टर्मिनल यहां है, बी यहां है, ये आपके पास IB, इसमें करंट जा ही रही है, और यहां आपके पास क्या जुड़ गया, ट्रांजिस्टर है ही RC के साथ, RE के साथ, सॉरी ये ग्राउंड RE रहता है आपके पास, इसमें करंट क्या जाती है, IE जाती है, और यहां क्या जुड़ता है आपके पास RC, और ये आपके पास बैटरी माइनस प्लस VCC, ठीक है, कोई दिक्कत, IC है। इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच की वोल्टता को आप क्या कहते हो, VCCE कहते हो, और इन दोनों के बीच वाली क्या कहती है, वो VBE कहते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो पहले वाले लूप में और दूसरे वाले लूप में दोनों में लगा दे, आप समीकरण लगाओ, फटाफट लगाओ, इसको सॉल्व करो जरा, क्या रहता है। आप बड़े होशियार हो गए, अभी तो आपको समझ में आने भी लग गया है ना, करो देखिए क्या रहता है। हाँ पहले वाले में लगा दो इन लूप फर्स्ट, क्या VCC किसके बराबर, IBRB प्लस VBE प्लस IC या IERE, VBE तो किया, अच्छा VCC लिख दिया क्या मैंने, अरे हाँ इसको, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, VTH IBRTH, ठीक है, IERE को मैं क्या लिख सकता हूं, IC प्लस IB इंटू RE। तो यहां से दे जरा मुझे बताना IB कितना हो गया, IB के लिए VTH तो है ही, माइनस VBE माइनस ICRE, IC बटा RE प्लस R होएगा क्या, यहां से अपने पास क्या आ गया, IB का मान आ गया, सॉल्व कर सकते हैं। देखना IC पे डिपेंडेंसी है, इसलिए डेल IB अपॉन डेल IC करूंगा तो माइनस RE अपॉन RE प्लस RTH आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आउटपुट वाला जो क्या है इन लूप सेकेंड क्या रहेगा, VCC इक्वल टू ICRC प्लस VCEE प्लस IE RE, तो क्या रहा
VCC प्लस ICRC सॉरी इक्वल टू प्लस VCE प्लस ICRE प्लस IBRE। ठीक है, IBRE को आप नेग्लिजिबल भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, IC क्या आ गया, या VC निकाल सकते हो, एक ही बात है। क्या निकाल सकते हो, VCE, VCC माइनस IC, RC प्लस RE माइनस कौन है, IB बच गया क्या, माइनस ये आ गया VCC माइनस, और ये वाला बच गया, अरे आ गया, ये बच गया IBRE। हालांकि ये IB का मान छोटा होता है इसलिए कई बार नेग्लिजिबल मान सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। यहां से आप आराम से IB का मान निकाल सकते हो, IC का मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अपने पास ये जब आ गया तो स्टेबिलिटी फैक्टर भी निकाल लें, S इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस बीटा है क्या, 1 माइनस बीटा डेल IB अपॉन डेल IC, कितना 1 प्लस बीटा अपॉन कितना 1 प्लस RE अपॉन RE प्लस RTH, अभी बताया था मैंने, है ना। हाँ ये लो जनाब, बड़ी राशि का भाग लग रहा है तो S का मान क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए थर्मल रन में क्या हो गया, कम हो गया। और आपके पास जो फीडबैक वाला जो था कि फीडबैक लग रहा है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। समझ गए बात आप, ठीक है। ये आपके पास छोटी सी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। कर लोगे क्या, चलो तो इसका इक्वेशन करो मेरे पास, अभी आप क्वेश्चन करो, फटाफट सॉल्व करो। देखो जो इसका मान रहा है वो देखो क्या क्या दे रहा है आपको। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा प्रवर्धक में एनपीएन ट्रांजिस्टर स्वयं बायस का मतलब सेल्फ बायस, इसको सेल्फ बायस भी कहते हैं। और 4 प्रतिरोध वाली एक डिवाइडर सर्किट, डिवाइडर वोल्ट जो रेजिस्टेंस है वो व्यवस्था भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, 22, इसके लिए VCC 24 वोल्ट है, RC 5000 ओम है, RE 1000 ओम है, R1 81,000 है और R2 9000 है। आपको ये बात मैंने अभी भी बताई थी, नॉर्मली इस बात को जरूर ध्यान रखें कि ये जो आपके पास सर्किट रहता है, ये सर्किट रहता है, इस सर्किट में बताया था ना अभी R1 अपॉन R2 ऑलमोस्ट कितना रहता है, R1 अपॉन R2 अप्रॉक्स कितना रहता है, 10 रेशियो रखा जाता है। ठीक है ना, ठीक है। वो किसके लिए, वो ऋणात्मक फीडबैक वाली व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यहाँ एक निश्चित मान का वोल्टेज बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, चलो तो क्या रहा बताना जरा फटाफट, होशियार बच्चे हो तुम लोग। बीटा का मान दिया, VB का मान दिया है, R1 R2 दे दिया है, ट्रांजिस्टर दिष्ट प्रचालन बिंदु ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, IB ज्ञात करना है, VCE ज्ञात करना है, या IC का मान ज्ञात करना है, एक ही बात। कितना रहा फटाफट ही निकाल दो आप इसमें। RTH बना दो इसका पहले तो, सर्किट का बना ही दोगे ना, बना दो तो। हाँ बना दो बना दो। कितना आया, RTH कितना आया, 8100 किलो ओम आ गया। ठीक है, और VTH कितना आ गया, हाँ 8.1 किलो मान लो। तो इसमें RTH कितना आया तुम्हारा, 8100 ओम आ गया, और VTH कितना आ गया, 2.4 ओम आ गया, सॉरी वोल्ट आ गया। ठीक है, तो क्या बना समीकरण आपके यहां, ये वाला IB बराबर कितना, VTH माइनस VB माइनस IERE, VTH माइनस IB, सॉरी IB तो है ना, VBE माइनस IC अपॉन RB प्लस, और ये किसके बराबर है, IB के बराबर।
VTS 2.4 माइनस VB कितना दिया 0.6 है, माइनस IC कितना है, IC का मान नहीं दिया क्या, ऐसा कैसे किया इसने? नहीं, नेग्लिजिबल क्यों मानो आप? नेग्लिजिबल क्यों मानो? नहीं, अभी क्यों मानो? IC को नहीं मान सकते ना नेग्लिजिबल? तो एक काम कर लो आप, नहीं एक काम कर लो, सुनो सुनो सुनो, एक काम कर लो फिर, जब अपन को IC का मान नहीं दिया तो आप एक काम करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, IB इंटू RC, RB प्लस RE कितना आ रहा है? RB प्लस RE, RB तो है RTH है, इसको ऐसा लिखो आप, IB के मल्टीप्लाई में कर दो इसको, यानी ये किसके बराबर लिख सकते हैं अपन, किसके बराबर? IB इंटू RTH प्लस RE, यही तो है, ठीक है। तो ये कितना है, VTH कितना है 2.4 माइनस 0.6 बराबर IC नहीं है अपने पास, RE कितना है 1000 किलो, तो इसको मैं 1000 वालों को किलो में बदल दूं, कोई दिक्कत नहीं रखे वन में, क्योंकि I किस में आ जाएगा, अगर R को अपन किलो में लेते हैं देन I किस में आ जाएगा, हाँ उस हिसाब से अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूं, IC को IC इंटू 1 प्लस IB इंटू RTH कितना आया था 8100 और RTH तो ये 8.2 हो गया, तो अपने पास क्या इक्वेशन बन गया, 8.2 IB प्लस IC बराबर कितना 1.8 आ गया क्या, एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन निकाल लो आउटपुट वाला है, IC इंटू लिख सकते हैं ना, हाँ बीटा दे रखा है क्या आपको, हाँ फिर तो दिक्कत ही क्या है रे, फिर तो कोई सॉल्यूशन कोई दिक्कत नहीं है। 8.2 IB प्लस IC का मान बीटा IB 60 IB बराबर 1.8, तो IB कितना आ गया 1.8 बट्टे 68.2 आ गया क्या, देखो जरा कितना आया, 8.1 है ना, गड़बड़ रहा के कुछ, एक सेकंड यहां देख लो, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा आपको तो, ये वाला अरे इसको मैंने इधर लिख दिया भाई, ICRE आ गया, RE1 है तो IC1 हो गया, ठीक है। फिर आपके पास क्या रहा, IC का मान बीटा IB 60 है ना, हाँ देखो जरा कितना रहा, तुम कहाँ बता रहे थे दिक्कत, 8.1 है, 8.2 लिया है क्या अपने, 8.2 RE भी तो जुड़ गया, ये इतनी देर से इसी में उकचुक हो रहा है। RTH को 8.1 किलो ओम लिखा हमने, है ना, और ये 9 पॉइंट, हाँ 1 हो गया, हाँ ये इसी चक्कर में उकचुक हो रहा है इतनी देर से। बिल्कुल सही हो रहा है तू, तेरा कोई दोष नहीं है, तो बोलना चाहिए तो तेरे को, अब ठीक है, हाँ ये हुई ना बात, इसके उकचुक तो हो गया था कि 9.1 ये हुआ कैसे, तो ये 69.1 आ गया, ठीक है, अब ठीक है, अब जचा देगा ये काम, कितना आया, कितना 0.0261 मिली एम्पियर, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 26.1 माइक्रो एम्पियर, लिख दें कोई दिक्कत नहीं होती। अब IC निकाल सकते हो, कितना है IC, देन IC
आईसी कितना आ गया, बीटा आई बी 60 गुणा 26.1 माइक्रो एम्पियर, कितना है गुणा करो देखिए, आईसी का मान कितना आ गया 1.57 मिली एम्पियर, 1.57 मिली एम्पियर। और क्या बाकी रह गया, वीसीसी रह गया, वीसीई रह गया, वीसीई रह गया, निकालो तो वीसीई को। नाउ वीसीई वीसीसी लूप 2 बनता है ना अपने पास उसमें, तो वीसीसी बराबर है, वीसीसी बराबर, या वीसीई का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हो क्या? हाँ बता दो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीसी बराबर वीसीसी माइनस वीसीई बराबर वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी प्लस आरई माइनस आईबी इंटू आरई। तो वीसीसी कितना 24, नहीं कितना दिया 24 ही दिया ना, माइनस आईसी 1.57 गुणा 10 की घात -3, आरसी प्लस आरई, आरसी कितना है 5 + 1 6, 6 दुगुणा 10 की घात 3, माइनस आईबी कितना 26.1 गुणा 10 की घात -6 गुणा आरई कितना 10 की घात 3। ये तो नेग्लिजिबल सा ही हो गया रे। तो कितना आ गया वीसी का मान, ज्ञात करके बता दो फटाफट। अराउंड कितना 14.55 वोल्ट। आ गया क्या? बस अब सॉल्व कर लोगे, तुम कर लोगे। ये बाइसिंग था। एक और लेते हैं एमीटर फुल और बाइस लेते हैं, है ना, लेकिन उसको जस्ट काम में इतना ज्यादा नहीं लेते क्योंकि इसका जो सेम रिजल्ट है स्टेबिलिटी फैक्टर का वो भी उतना ही देता है, उसमें कोई खास इफेक्ट रहता नहीं है अपने पास। एक क्वेश्चन और है जो आप घर पे करोगे। कहाँ करोगे? हाँ होमवर्क करोगे। होमवर्क करके लाना कल घर पे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे अपन, फीडबैक पढ़ेंगे अभी, नेगेटिव फीडबैक जो आप जानते हो। हटा दूं मैं इसको?